हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में आज हमारा थर्ड डे है। हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जैसा आप सभी जानते हो, ठीक है। तो हम अपना चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने कंप्लीट कर लिया था थोड़ा बहुत डीएनए का पोर्शन जितना भी था। आज हम अपना जो वीडियो है, जो आज का सेशन है, वो आज हम आरएनए वर्ड से शुरू करेंगे। आरएनए में हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो किससे मिलके बना होता है, फिर क्या रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है डिटेल में। हालांकि कल हमने पढ़ा था कि थोड़ा बहुत पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, बट हम आज इसको थोड़ा डिटेल में और जानेंगे कि होता कैसे है, फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहना मेरी इस पूरी वीडियो में। मेरी वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि आप ही का लॉस होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताती हूँ मैं बीच बीच में, जो सीबीएसई पैटर्न पे, जो न्यू पैटर्न है हमारा, उस पर बेस्ड है। सो प्लीज़ बी विद मी विद द एंड ऑफ आवर चैप्टर वीडियो, ठीक है। तो आज के विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। मुझे कमेंट सेशन में बताना आज का सेशन कैसा लगा, और उससे और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट आरएनए वर्ड। ठीक है, तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आरएनए क्या था? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ कैटलिस्ट के रूप में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि आरएनए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू डीएनए। ठीक है, एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस दैट सच एस मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, ठीक है, इन्वॉल्व्ड अराउंड आरएनए। ठीक है, जो हमारी बॉडी में कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है, ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ प्रोसेसेस में। तो इनके क्या होता है, इसमें आरएनए का यूज्ड होता है, आरएनए इन्वॉल्व्ड होता है। ठीक है, आरएनए ब्रिंग अ कैटलिस्ट वर्ड रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। ठीक है, आरएनए क्या है? रिएक्टिव है बहुत ज़्यादा, बट क्या है? अनस्टेबल है। देयर वॉज डीएनए एज इन्वॉल्व फ्रॉम आरएनए। ठीक है, और डीएनए क्या है? लेस रिएक्टिव है आरएनए से, बट क्या है? मोर स्टेबल है, और बेटर स्टोरेज कैपेसिटी है उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की। इसीलिए हम डीएनए की रिप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप जो आपको पता होना चाहिए कि आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है और क्या मतलब अच्छे से, वो मैंने आपको आपके 4 पॉइंट्स में बता दिया। अगर आप ये डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहो तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो आरएनए के ऊपर। ठीक है, ठीक है, अब ना हम पढ़ने जा रहे हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। वेस्टन एंड क्रिक वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिक स्ट्रक्चर फॉर डीएनए हैड इमीडिएटली प्रपोज्ड स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, जब वो एक क्या कर रहे थे, प्रपोजिंग मतलब कि जब वो एक हमें एक स्ट्रक्चर दे रहे थे हेलिकल का, ठीक है, फॉर डीएनए के लिए, तो उन्होंने क्या किया, एक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हमें बताया। ठीक है, द स्कीम सजेस्टेड दैट, देखो इस स्कीम में क्या था, उन्होंने ये स्कीम निकाली। ये दो साइंटिस्ट थे, वेस्टन एंड क्रिक, ये आपको नेम याद होने चाहिए। हु डिस्कवर्ड द स्कीम ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए? दैट आंसर इज़ वेस्टन एंड क्रिक, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताते रहना, और मतलब मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ठीक है, द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेटेड एंड एक्ट एज टेम्पलेट for the synthesis of new complementary strand. ठीक है, after the completion of replication, each DNA molecules would have one parental and one newly synthesized strain. This scheme was termed as semi-conservative DNA repulsion. ठीक है, तो क्या होता है इस स्कीम के अंदर? 2 स्ट्रेंड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, 2 स्ट्रेंड्स होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, दोनों किस तरह से यूज़ किए जाते हैं? एज ए टेम्पलेट की तरह यूज़ किए जाते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ताकि जो देखो 2 स्ट्रेन है हमारे पास, ठीक है, और दोनों को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं? हम दोनों को टेम्पलेट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो न्यू स्ट्रेन है वो हमारा उसको सिंथेसाइजेशन के लिए इजीली हो जाए। ठीक है, आफ्टर द कॉम्प्लीमेंशन रिपल्शन कंप्लीट होने के बाद ईच डीएनए मॉलिक्यूल हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। ठीक है, जब रिप्लिकेशन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि ईच डीएनए में
हर एक डीएनए में क्या होता है, एक न्यू पेरेंटल और न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रेन होता है, और इसी स्कीम को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिपल्शन। ठीक है, तो देख लो एक बार ये जो स्कीम है जो वेस्टर्न एंड क्रिक ने हमें दी थी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं पे लिख लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड हमारे पास होते हैं, इसके ऊपर स्लाइड है वो भी मैं दिखा दूंगी, सेपरेटेड एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसाइज ऑफ न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिपल्शन, तो क्या होता है, रिप्लिकेशन क्या होता है उसमें, डीएनए में क्या होता है, हर एक डीएनए में एक पेरेंटल यूनिट आ जाती है और एक न्यू सिंथेसाइज स्ट्रेन बन जाता है। बस इसी को हम क्या कह देते हैं, दिस स्कीम इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिपल्शन। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, फिर दूसरा द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ठीक है, अब हम प्रूफ के थ्रू, अब इसको एक्सपेरिमेंट प्रूफ के थ्रू क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि द सेमी रिप्लिकेशन होता क्या है। ठीक है, इट इज़ नाउ प्रूवन दैट डीएनए रिप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। इट वॉज शोन फर्स्ट इन स्ट्रेट कॉयल एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिम्स। ठीक है, तो पहली बार ये कॉयल में देखा गया था, फिर उसके बाद हायर ऑर्गेनिम में देखा गया। ये प्रूफ हो चुका है जो डीएनए जो रेप्लिकेट करता है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। ठीक है, सच एज प्लांट एंड ह्यूमन सेल्स। ठीक है, कहाँ कहाँ से रेप्लिकेशन होता है, कहाँ पे होता है, प्लांट में होता है और ह्यूमन सेल में होता है। अच्छा, आरएनए में रेप्लिकेशन क्यों नहीं होता, डीएनए में ही क्यों होता है, ये आपको रीज़न पता है, क्योंकि आरएनए क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है, उसके साथ साथ वो क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, इस वजह से आरएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता, बल्कि जहाँ पे डीएनए स्टेबल है इस वजह से उसका रिप्लिकेशन होता है। ठीक है, मैथ्यू मेल्सन एंड फ्रैंकलिन परफॉर्म्ड द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कौन से ईयर में, इन्होंने 1958 में इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को इन्होंने प्ले किया था। ठीक है, दे ग्रो ई कॉइल इन मीडियम कंटेनिंग NH15 एंड H4Cl। ठीक है, एन की जो ये थी, हमने इस 15th आइसोट्रोप को लिया क्योंकि हैवी आइसोट्रोप ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी आइसोट्रोप है नाइट्रोजन का। आई होप कि आइसोट्रोप का मतलब सभी को पता होगा। ठीक है, जिसको पता है वो मुझे कमेंट सेशन में जल्दी से आइसोट्रोप का मतलब बता दे। ठीक है, एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन्स। ठीक है, क्यों ये यूज़ किया हमने N15 इसलिए यूज़ किया क्योंकि हैवी आइसोट्रोप है नाइट्रोजन का, एंड एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन, और बहुत सारी जनरेशन के लिए हम इसको एज ए नाइट्रोजन सोर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द रिजल्ट वॉज N15 and was incorporated into newly synthesized DNA. This heavy DNA molecules, देखो हैवी DNA molecules क्यों कहा गया यहाँ पे, क्योंकि हमारा कौन सा 15 यूज़ हुआ है ना, क्योंकि ये हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है, इसी वजह से ये क्या, इसमें हमने डीएनए को यूज़ किया गया, तो वहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल्स भी क्या हो गए, हैवी हो गए। ठीक है, कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन ए कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो नॉर्मल डीएनए और ये हैवी डीएनए में क्या कराया हमने, इन दोनों को अलग अलग किया गया। ठीक है, किस टेक्निक से किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन से इसको मतलब अलग अलग किया गया, नॉर्मल डीएनए और हैवी डीएनए को अलग अलग किया गया इन CaCl। ठीक है, CaCl में, कैल्शियम क्लोराइड में। ठीक है, देन दे ट्रांसफर्ड द सेल इनटू मीडियम विद नॉर्मल एंड took sample at very definite time intervals as the cell multiplied and extract the DNA that remain as double stranded helix। ठीक है, तो फिर क्या किया इन्होंने, उन दोनों को लिया, फिर सेल्स को उन्होंने लिया, फिर उसकी रीडिंग चेक करते गए, नॉर्मल उन्हें मिल गया 14 NH4Cl मिल गया उन्हें नॉर्मली वाला, 15 से हट के हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को लिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो हर एक टाइम इंटरवल पे उसकी रीडिंग जो चेंज हो रही थी, क्योंकि सेल जो है मल्टीप्लाई हो रही थी तो रीडिंग चेंज हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, सेल मल्टीप्लाइड हो रही थी, रीडिंग चेंज हो गई थी, इसीलिए उन्होंने बार बार हर एक टाइम इंटरवल पे, मतलब
10 मिनट आफ्टर एक मैक्स कांस्टेंट टाइम इंटरवल पे उन्होंने क्या सबकी रीडिंग लिखी और वहाँ से एक्सट्रैक्ट दी डीएनए, और वहाँ से डीएनए उन्होंने क्या किया, निकाल लिया, दैट रिमेन एज डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स। ठीक है, जो क्या था, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स की तरह। ठीक है, आई होप ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कैसे करके ये प्रूव किया था कि जो डीएनए है वो सेम ही कंजर्वेटिव रिपल्शन करता है। तो मैंने पूरी स्टोरी बता दी कि उन्होंने कैसे किया था, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने कौन सा फार्मूला लिया था, और N15 लिया था, N14 लिया था, सॉरी 15 N4 Cl लिया था इन्होंने। ठीक है, कैसे इन्होंने फिर डिस्टिंग्विश किया बीच में। ठीक है, तो वो सारी मैंने कहानी आपको बता दी। आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे द मशीनरी एंड द एंजाइम। द मशीनरी एंड द एंजाइम में हम क्या पढ़ेंगे, इन लिविंग सेल्स द प्रोसेस ऑफ, देखो आपको टॉपिक समझ के ही पढ़ के ही थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो कि हम किस बेसिस पे स्टडी करने वाले हैं, एंजाइम्स के ऊपर। ठीक है, द मशीनरी एंड द एंजाइम्स। अब देखेंगे द मशीनरी एंड एंजाइम के बीच में क्या कनेक्शन, वो लग रहा है ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना सुनने में। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इन लिविंग सेल्स द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटलिस्ट, मतलब सेट ऑफ कैटलिस्ट को हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। ड्यूरिंग रिप्लिकेशन हमें क्या ज़रूरत होती है, अ सेट ऑफ कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं। तो अभी आपको पता चला कि कौन सी एंजाइम की यहाँ पे बात हो रही थी। द मेन एंजाइम इज़ डीएनए पॉलीमर। ठीक है, ये डीएनए पॉलीमर्स जो एंजाइम है, कौन सी एंजाइम इस मतलब एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जो आया भी था एक्चुअली, कि विच एंजाइम इज़ नीडेड फॉर द रिप्लिकेशन ड्यूरिंग रिप्लिकेशन। सबसे मेन एंजाइम कौन सी थी, तो हमारी क्या थी, डीएनए पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमेरेस। ठीक है, दीज एंजाइम आर हाईली एफिशिएंट। अब देखो इस एंजाइम की खासियत क्या है। दीज एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट एंजाइम्स एज दे हैव टू कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, आई हैव टोल्ड इन माई पार्ट 1 ऑल्सो एंड पार्ट 2 ऑल्सो, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इन दिस थर्ड टाइम। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप सबसे पहले मेरी पार्ट 1 देखो जाके, वहाँ पे ही कन्फ्यूज़न क्लियर करो, क्योंकि वो आपके क्या है, बेस है, बिल्कुल बेस है। जब बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे का चैप्टर बच्चे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दीज एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट एंजाइम्स एज दे हैव टू कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। इनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट होते हैं, हाईली एफिशिएंट एंजाइम्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे पॉलीमराइजेशंस जो होते हैं ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में, उनको एक साथ में क्या करना पड़ता है, कैटलिस्ट यानी कैटलिस्ट करना पड़ता है। ठीक है, कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, तो मैं पहले गलत बोल गई थी, अब सही बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये सबसे इनकी जो मेन जो खासियत होती है, हम क्यों डीएनए पॉलीमर मैरिज को मेन एंजाइम बोलते हैं, वो ये होती है, दे आर हाईली एफिशिएंट एंजाइम्स एज दे हैव टू कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन। ठीक है, उनको किसको कैटलिस्ट करना पड़ता है, किसको रेट देनी पड़ती है हाई स्पीड करने के लिए, पॉलीमराइजेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, दैट हैज़ ओनली, देखो आप इसको जो कॉइल हमने पढ़ा था सबसे बड़ा, मतलब वो जो पढ़ा था अभी हमने आगे, तो वो क्या था, इसमें क्या होता है, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं। दिस मीन्स दैट इज एवरेज रेट, बट ह्यूमन बींग्स का कुछ और होता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज़ टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा चाहिए होता है एक शॉर्ट टाइम पे इतने बेस पेयर का। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी किसकी, द मशीनरी एंड द एंजाइम। एंजाइम कौन सी वाली एंजाइम, आई होप सबको याद हो गई होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंजाइम इक्वल्स टू विच एंजाइम आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ दिस एंजाइम, डीएनए।
ठीक है। द एंजाइम ऑल्सो कैटलिस्ट द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब तो सबको पता ही होगा। ठीक है, ये क्या करती है, ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम की मतलब कि कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या करती है, ये रिएक्शन को क्या करती है, ये इंक्रीज़ कराती है रिएक्शन को। ठीक है, जैसे कोई भी स्लो रिएक्शन हो रही है हमारे पास, जब हम एक कोई भी कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं बीच में, तो हमारे जो इसका रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और डिक्रीज़ करने के लिए भी हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रिप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन। ठीक है, अगर कोई भी मतलब रिप्लिकेशन हो रहा है हमारा, ठीक है, मतलब हमारा नहीं उसका, ठीक है, तो रिप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान अगर कोई भी गलती हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, वो किस में बदल जाता है, म्यूटेशन में। ठीक है, Furthermore, energetically replication is very expensive process. Deoxyribonucleoside triphosphate serve dual purposes. ठीक है, ये क्या होती है, जो एनर्जेटिक वाली रिप्लिकेशन होती है, ये बहुत ज़्यादा ही क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। जिसमें देखो जो कौन से हम लोग यूज़ करते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट सर्व डुअल प्रोसेसर, मतलब ये दोनों काम कर देती है हमारा। ठीक है, इन एडिशन टू एक्टिंग एज सब्सट्रेट दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये एनर्जी भी प्रोवाइड कराती है और हमारी रिएक्शन को तेज करने में भी हेल्प करती है। और ये क्या करती है, ये जो हमारा जो प्रोसेस होता है एनर्जेटिक रिप्लिकेशन वाला, इसमें भी ये एनर्जी प्रोवाइड कराती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। ठीक है, तो ये दो पर्पसेस में कैसे काम करती है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, द डीएनए पॉलीमर्स में एडिशनल एंजाइम आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिकम्प्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, जो डीएनए पॉलीमर्स होते हैं, मैनी एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, सिर्फ एक ही एंजाइम सिर्फ काम नहीं करती, उसके लिए उसको बहुत सारी एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अपने रिप्लिकेशन को कंप्लीट करने के लिए वो भी हाई डिग्री की स्पीड पे। ठीक है, फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था कि टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद एक न्यू पेरेंटल स्ट्रैंड बना लेते हैं खुद के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, जब हम लॉन्ग डीएनए के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो तो उसमें दो स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो सेपरेटेड नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड इन दिस एंटायर लेंथ ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा, देखो जितना लंबा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अब ये शॉर्ट है तो ये तुरंत करके ब्रेक हो जाके सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, बट ये लॉन्ग है, इस वजह से इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इस वजह से डीएनए ड्यूरिंग लॉन्ग और डीएनए मॉलिक्यूल्स के दौरान इसमें कोई भी सेपरेशन नहीं होता है। द रिप्लिकेशन अकर्स विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स रिफर टू अ रिप्लिकेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था हमारा मशीनरी एंड एंजाइम्स का, आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं द डीएनए पॉलीमर्स ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन। ठीक है, जो ये बहुत मेन बात है कि कौन से ऐसे डीएनए पॉलीमर्स हैं जो खुद जो रिप्लिकेशन नहीं करा सकते। जो डीएनए पॉलीमर्स होते हैं ना, वो खुद के लिए रिप्लिकेशन नहीं कराएंगे, दूसरों के लिए कराते हैं। ठीक है, ऑल्सो द रिप्लिकेशन डज नॉट initiated randomly at any place in DNA. There is a definite reason in DNA where the replication originate. ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आप सोचो ये हमारा डीएनए है और इसमें कहीं भी क्या होने लगा, रिप्लिकेशन होने लगा, नहीं, कहीं भी रिप्लिकेशन नहीं होता। इसकी एक सेपरेट प्लेस होती है, इसकी एक क्या होती है, फिक्स्ड प्लेस होती है कि हाँ यहीं पे रिप्लिकेशन कंटिन्यू करेगा हमारा। ठीक है, इट इज़ बिकॉज रिप्लिकेशन रिक्वायर द वैक्टर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज़ वैक्टर। ठीक है, इसके जो हेल्पिंग प्रोसेसेस होते हैं ना, मतलब कि हेल्पिंग लोग
जिसको हम बोल सकते हैं, तो उनको हम वेक्टर कहते हैं। जैसे कि डीएनए में हमने अभी पढ़ा कि कहीं भी रेप्लिकेशन नहीं होता, जहाँ पे वेक्टर होते हैं, वहीं पे रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि वो उसको एक ओरिजिन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, दैट इसी वजह से कहीं भी जो क्या होता है रेप्लिकेशन नहीं होता। ये आपको रीज़न पता होना चाहिए कि हर जगह मतलब डीएनए में कहीं भी रैंडमली रेप्लिकेशन क्यों नहीं हो सकता। इसी वजह से नहीं हो सकता बिकॉज इट रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर इट्स ओरिजिन। ठीक है, in that process to complete replication his required vectors, that's why he cannot do randomly रिकप्लिकेशन। ठीक है, तो इन यूकैरियोट्स रिकप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस एज एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, तो ये था हमारा मशीनरी एंड द एंजाइम। ठीक है, यूकैरियोटिक में कहाँ होता है, एस फेज पे होता है। ठीक है, एस फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, पी फेज, एस फेज, जी फेज, आई फेज, ये आपने पढ़े होंगे। ये आपको वहाँ पे एस फेज में होता है यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन के ऊपर हमारा थोड़ा सा टॉपिक था। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। और जो मैंने पूछा है सबसे मेन एंजाइम कौन सी होती है रेप्लिकेशन में जो हेल्प करती है, उसका नेम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। नाम हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म एज ट्रांसक्रिप्शन। ये आपने तो अभी पढ़ा था अपनी सेकंड पार्ट में, आई होप सबको याद ही होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जब डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन जाती है तब उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से और प्रोटीन में जाती है तो उसका क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, ये आपको डिफरेंस मैंने बताया भी था। अब ये पढ़ते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है ना डीएनए से वो आरएनए में जाती है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अनलाइक इन द प्रोसेस ऑफ एफ रिप्लिकेशन इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। ठीक है, तो जैसे रिप्लिकेशन में होता है पूरा का पूरा स्ट्रैंड क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है हमारा, फिर एक न्यू स्ट्रैंड बन जाता है, स्ट्रैंड बन जाता है हमारा डीएनए का पेरेंटल वाला, तो ये उसको रिप्लिकेशन बोलते हैं। बट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, सिर्फ एक सेगमेंट, एक स्ट्रैंड ही जो क्या होता है वो कॉपी होके आरएनए में जाता है। ठीक है, तो जिसमें इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, इफ़ both strands act as template they would code for RNA molecules with different sequence, and in turn if they code for proteins the sequence of amino acid the protein would be different। ठीक है, तो अगर देखो दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। जो डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, तो अगर दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड जो होते हैं वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करने लगेंगे तो वहाँ पे जो पूरी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की जगह पूरा जो कोड होता है ना हमारा, वो आरएनए मॉलिक्यूल्स में जाएगा, और वो भी डिफरेंट सीक्वेंस में जाएगा। तो डिफरेंट सीक्वेंस में आरएनए में कन्वर्ट होगा, तो आरएनए क्या करेगा, उसको सीक्वेंस वाइज लगाएगा, फिर वो प्रोटीन में जाके कन्वर्ट होगा। तो अगर हम डीएनए से आरएनए का सीक्वेंस देखेंगे तो वो अलग होगा, और आरएनए का प्रोटीन देखेंगे तो वो अलग होगा। तो इसके सीक्वेंस में डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा स्ट्रेन क्या होता है, कॉपीड नहीं होता है, सिर्फ वन सेगमेंट होता है उसका। ठीक है, द टू आरएनए molecules if produced simultaneously would be complementary to each other, hence would form a double stranded RNA. This would prevent RNA from being translated into protein। ठीक है, अब देखो क्या एक कंडीशन आपसे पूछी जाती है कि कब ऐसा हो जाता है कि जब आरएनए से इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोटीन में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, मतलब ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। तो देखो जब दो आरएनए क्या होते हैं, एक ही टाइम पे दो आरएनए बन जाते हैं, तब हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, तब ये क्या बन गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, तब क्या होता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटीन तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, इस कंडीशन में हमारी इन्फॉर्मेशन जो है आगे फ्लो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर अबाउट ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कैसे होता है, कब नहीं होता है, किसकी वजह से होता है।
ठीक है, सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है, क्वेश्चंस भी बता दिए, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है? अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमली बाय द थ्री रीजन्स इन द डीएनए: ए प्रोटोमोटर, द स्ट्रक्चरल जीन्स, अ टर्मिनेटर, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट्स होती हैं, जैसे हमने अभी मीटर की, जैसे लेंथ की यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, ये होती है ना, मीटर होती है लेंथ की यूनिट, सॉरी सेंटीमीटर बोल रही थी, ठीक है। और जैसे हमारी एनर्जी की जूल होती है, वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, वो डीएनए में मतलब कि क्या होती है, तीन रीजन्स में होती है, ठीक है। एक प्रोटोमोटर में होती है, एक स्ट्रक्चरल जीन में होती है, एक टर्मिनेटर में होती है, ठीक है। अब देखो क्या पढ़ते हैं। सिंस द टू स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए हैज़ अपोजिट पोलैरिटी एंड हैव डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर्स आल्सो कैटलिस्ट द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5:3:3, ठीक है। द स्ट्रैंड दैट हैज़ पोलैरिटी, देखो हमें पता है कि डीएनए में टू स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। तो दो स्ट्रैंड क्या होते हैं, डिफरेंट अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं, जैसे नॉर्थ साउथ हो गया, साउथ नॉर्थ हो गया। एंड हैव डबल एंड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, अगर उसके पास क्या हो जाता है, आरएनए हो जाता है जो डीएनए पे डिपेंडेंट होता है। और ऑल्सो क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। तो क्या होता है, जो पॉलीमराइजेशन जो होता है ना, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, वरना क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर उसमें क्या हो गया, अगर देखो अगर ये ऐसी कंडीशन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, 5:2 इज कन्वर्टेड इनटू 3 स्ट्रैंड, द स्ट्रैंड दैट हैज़ पोलैरिटी 3-5- एक्ट एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो किस तरह से एक्ट करेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह, ठीक है। अदर स्ट्रैंड विल हैव पोलैरिटी 5-3, मतलब कि अपोजिट है ना, तो यहाँ पे देखो 5- इधर है तो 5- इधर आ जाएगा। एंड द सीक्वेंस सेम्स एज आरएनए इज डिप्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, बट जो आरएनए के टाइम पे क्या हो जाएगा, सीक्वेंस सेम रहेगा जैसे ट्रांसक्रिप्शन में होता है। द स्ट्रैंड विच डज नॉट कोट एनीथिंग इज रिफर्ड टू एज कोटिंग स्ट्रैंड, ठीक है। जो एक ऐसे स्ट्रैंड जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन कैरी करके आरएनए तक ले जाते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रैंड होते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में जो क्या करते हैं, कोडिंग नहीं करते हैं, कोड नहीं करते हैं कोई भी चीज़ का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ऑल द रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो जितना भी ट्रांसक्रिप्शन होता है हमारा डीएनए से आरएनए तक, वो किस में होता है, कोडिंग स्ट्रैंड में होता है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो कहाँ बनती है, तो कोडिंग स्ट्रैंड में बनती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखो ATG, CATG, देखो ATG, देखो ये क्या करते हैं, तीन के ही वो बनाते हैं, तीन की ग्रुपिंग बनाते हैं, 3 हो गया 4 हो गया, पर 3 से कम नहीं बनाते हैं। तो ये देखो एडेनिन हो गया, थाइमिन हो गया, गैमिन हो गया, फिर क्या हो गया, साइटोकिनिन हो गया, ठीक है, फिर एडेनिन हो गया, ठीक है। ये 4 की ग्रुपिंग बना के ये क्या कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को आगे आगे फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हमारी फ्लो होती है। बट देखो आरएनए में क्या होता है, आरएनए में जो होता है ना, आरएनए में क्या नहीं प्रेजेंट होता है, थायमीन नहीं प्रेजेंट होता है, उसकी जगह यूरैक्सिल प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे थायमीन जो होगा वो यूरैक्सिल में ब्रेक होके जाएगा, ठीक है। द प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैक्स द स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, फ्लैग द स्ट्रक्चरल जीन यूनिट इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो स्ट्रक्चरल जीन होता है ना उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, दिस इज़ द क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ठीक है। द प्रमोटर इज़ लोकेटेड टूवर्ड्स, प्रोमोटर कहाँ लोकेटेड होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो कहाँ पे लोकेट होता है, एट द लोकेटेड टुवर्ड्स दी, ये पोलैरिटी पढ़ी थी हमने 3-5, तो इस जगह की इसकी एंड पे लोकेटेड होता है प्रमोटर। तो आप पूछोगे टर्मिनेटर कहाँ लोकेटेड होता है, अप स्ट्रीम में, ठीक है। तो आप टर्मिनेटर कहाँ लोकेटेड होता है, जो आप बचा वहीं पे लोकेटेड होता है, ठीक है। तो it is a DNA sequence that provides binding site for RNA polymers, and it is the presence of promoter in the transcription unit that also define the template coding strand, ठीक है।
तो ये क्या होता है, डीएनए की सीक्वेंस की वजह से ये सारा गेम होता है कि मतलब कि कौन सा ऐसा वैसा है। तो आपने देखा कि अगर कोडिंग में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो नाइट्रोजनियस बेसिस के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफ़र हो रही होती है, क्योंकि वही सेगमेंट्स हमारे कॉपीड होकर आगे जाते हैं। तो जो हमारे एक बात ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, एडेनिन एडमिन में ब्रेक होगा, गायमिन गायमिन में ब्रेक होगा, साइटोकिनिन साइटोकिनिन में ब्रेक होगा, बट थाइमेक्सिन जो है ना वो किस में ब्रेक होगा, यूरैक्सिल में। ठीक है। तो बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है। अब जब हम क्या करते हैं, टर्मिनेटर जैसे प्रमोटर का वर्क होता है, वो चीज़ों को बिल्कुल सही डायरेक्शन में ले जाके उसका मतलब कि फ्लो अप कराता है इन्फॉर्मेशन का, ऐसे। ठीक है। जब हम टर्मिनेटर को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं टर्मिनेटर को, मतलब टर्मिनेटर ऑन कर जो हो जाता है, मतलब उसकी अपनी पोजीशन पे आ जाता है, तब वो क्या हो जाता है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी जो जा रही होती है वो सारी उल्टी हो जाती है। ठीक है। सारी अपोजिट डायरेक्शन में होने लगती है, रिवर्स होने लगती है। ठीक है। द टर्मिनेटर इज़ लोकेटेड टूवर्ड्स, अब देखो कहाँ पे मैंने बताया था ना, जो हमारा प्रोमोटर है वो 5' में लोकेटेड होता है। अब जो हमारा जो टर्मिनेटर है वो 3' एंड पे लोकेटेड होता है, डाउन स्ट्रीम में। ठीक है। ऑफ द कोडिंग स्ट्रेंथ एंड इट यूजली डिफाइन एज द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। तो स्टार्टिंग प्रोसेस का क्या हम कह सकते हैं, starting process that is 5' that is promoter। ठीक है। प्रोमोटर से स्टार्ट होता है। एंडिंग प्रोसेस क्या कह सकते हैं, 3' क्या मतलब टर्मिनेटर, जहाँ पे हमारा प्रोसेस ख़त्म होता है, यहीं से टर्मिनेटर से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन बैक फ्लो होना शुरू हो जाती है, मतलब कि सारी चीज़ें क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है। दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है और ट्रांसक्रिप्शन। तो आई होप ट्रांसक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। ठीक है। तो ये जीन अब पढ़ते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तो समझ में आया कौन कौन सी होती हैं, एक प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है। दोनों के बारे में स्टडी कर लिया, अब हम स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ए जीन इज़ डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। तो जीन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए। देखो टीआरएनए और आरएनए क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ आरएनए है जिसके बारे में हम अभी आकर स्टडी करेंगे। ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑल्सो डिफाइंड अ जीन्स। ठीक है। अ क्रिस्टोन on a segment as a segment of DNA. In eukaryotes it is monocristonic and in prokaryote it is polycristonic. The gene in eukaryote are split. ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, जीन क्या आपको पता होना चाहिए, इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। जो डीएनए में सीक्वेंस की कोडिंग जो होती है वो किसकी बेसिस पे होती है, किसकी बेसिस जो होती है, जैसे टीआरएनए है और आरएनए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये भी, इनको भी हम जीन्स बोलते हैं। ठीक है। वहाँ पे डीएनए पे एक सेगमेंट होता है, अभी मैं स्लाइड दिखा दूँगी तो आपको पता चल जाएगा। डीएनए में एक सेगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टोन बोलते हैं। अगर ये यूकैरियोट्स में होता है तो हम इसको मोनोक्रिस्टोनिक बोलते हैं, अगर ये प्रोकैरियोट्स में होता है तो इसको पॉलीक्रिस्टोनिक बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मोनोक्रिस्टोनिक और पॉलीक्रिस्टोनिक क्या होता है। ठीक है। तो नाम हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ आरएनए में अभी हमने 2 आरएनए के नाम सुने थे, टीआरएनए एंड आरआरएनए। आरएनए। ठीक है। ये 2 टाइप हमने अभी नेम सुने थे, अब नाउ हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं क्या होते हैं। ठीक है। तो इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। ठीक है। इन बैक्टीरिया देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनएस। ठीक है। बैक्टीरिया में क्या होता है, 3 तरह के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। तो एम का मतलब क्या हो गया, मैसेंजर। ठीक है। मैसेंजर आरएनए हो गया। टी का मतलब क्या होगा, ट्रांसफ़र आरएनए हो गया। आर का मतलब राइजोसोमल आरएनए। तो देखो 3 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एमआरएनए, उसका एम का मतलब क्या हो गया, मैसेज, तो ये क्या हो गया, मैसेंजर आरएनए। ठीक है। फिर टीआरएनए, ट्रांसफ़र, ट्रांसक्रिप्शन, तो क्या हो गया, ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है। आरआरएनए तो क्या हो गया, राइबोसोमल
आरएनए। ठीक है, देखो सबके आगे जो एक पहचान लगी हुई है, टी है तो ट्रांसफ़र, एम है तो मैसेंजर, आर है तो राइबोसोम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आर का मतलब तो वही होगा। ठीक है, ऑल 3 आरएनएज आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। ये किस लिए वर्क होता है इनका, तीनों आरएनए का वर्क क्या होता है कि प्रोटीन में जो सेल के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको सिंथेसाइज करना अच्छे से। द mRNA प्रोवाइड्स द टेम्पलेट। ठीक है, जो mRNA होती है, अब देखो सबके तीनों आरएनए के ढंग से अच्छे से कान खोल के क्या सुनो, वर्क सुनो। जो mRNA होता है वो क्या है, एक टेम्पलेट की तरह क्या होता है, टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। tRNA ब्रिंग्स अमीनो एसिड। ठीक है, जो mRNA होता है वो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, tRNA क्या करता है, अमीनो एसिड को लाता है, जो किस में हेल्प करता है, जेनेटिक कोडिंग में हेल्प करता है। एंड rRNA क्या होता है, प्ले स्ट्रक्चर एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ये सारा पार्ट किसका है बेटा, ट्रांसलेशन का। किसका है, ट्रांसलेशन का ये सारा पार्ट है। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, ट्रांसलेशन में ये तीनों आरएनए आते हैं। ठीक है, क्योंकि आरएनए से प्रोटीन का उसमें गेम होता है, आरएनए से प्रोटीन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। तो एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए क्या करता है, एक टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है, बल्कि जो टीआरएनए होता है वो क्या करता है, अमीनो एसिड को ब्रिंग लाता है, मतलब अमीनो एसिड को लाता है, और जो जेनेटिक कोडिंग जो मतलब कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसकी कोडिंग करता है। जैसे कि अभी हमने देखा था तो उसमें हो रहा था AG ऐसे करके UA, मतलब कि 4 वर्ड्स की कोडिंग होती है, उसके बाद में वही सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगा रहता है। ठीक है, फिर जो आरएनए होता है वो क्या करता है, ये कैटालिटिक रोल करता है और स्ट्रक्चरल रोल करता है, सीक्वेंस में लगते हैं। फिर उसके बाद में रिएक्शन को तेज करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, और ये सारा किस में आता है, ट्रांसलेशन में आता है, क्योंकि आरएनए से जो प्रोटीन में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और जो डीएनए से आरएनए में होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जिसके बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं। तो आई होप ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में अच्छे से आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, देयर इज सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर्स दैट कैटलिस्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। आरएनए पॉलीमर्स ब्लाइंड टू प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, सिंगल डीएनए प्रेजेंट होता है, डिपेंडेंट आरएनए। ठीक है, तो पॉलीमर्स दैट कैटलिस्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। जो पॉलीमर्स जो होते हैं ना, जो ट्रांसक्रिप्शन में कैटलिस्ट करते हैं, वो सारे किस में प्रेजेंट होते हैं, आरएनए के बैक्टीरिया में। मतलब बैक्टीरिया में आरएनए पॉलीमर्स बाइंड टू प्रमोटर्स एंड इनिशिएट दी ट्रांसक्रिप्शंस। ठीक है, देन द आरएनए पॉलीमर्स कैटलिस्ट द प्रोसेस ऑफ इंगोलेशन। ठीक है, इनलॉन्गेशन। ठीक है, जो आरएनए पॉलीमर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैटलिस्ट की हेल्प से, मतलब जो क्या करते हैं, कैटलिसिस द प्रोसेस ऑफ इंगोलेशन। कैटलिसिस द प्रोसेस ऑफ मतलब उसमें वहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज दिन रिएक्शन उसमें करते हैं, और वहाँ पे जो प्रोसेस होता है इंगोलेशन का। ठीक है, इसके बाद when RNA polymers reach the terminator region there is termination of transcription। ठीक है, फिर कहाँ पे पहुँचते हैं वो, उसके बाद कहाँ पे पहुँचते हैं, प्रमोटर से हो गया, प्रमोटर के बाद कहाँ पहुँचते हैं, टर्मिनेटर पे। ठीक है, टर्मिनेटर रीजन देयर इज टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। वहाँ पे क्या हो रहा होता है, टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है। ठीक है, द प्रोसेस आर ड्यू टू फैक्टर कॉल्ड द इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा एंड टर्मिनेशन फैक्टर रॉ। ठीक है, तो जो प्रोसेसेस होते हैं हमारे, जो प्रोसेसेस में फैक्टर्स को यूज़ करते हैं हम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनिशिएटिंग फैक्टर्स को। जैसे बाइंडिंग हो जाता है, ठीक है, बाइंडिंग करना, तो वो प्रोमोटर पे यूज़ किया जाता है। इनिशिएटिंग प्रोमोटर्स को करते हैं ना वो लोग, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा। और टर्मिनेटिंग फैक्टर पे जो करते हैं उसको रॉ बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में मैंने जितना भी पढ़ाया आपको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करके पढ़ाया है मैंने, इतना बोल बोल के एक एक लाइन से लाइन आपको मैंने एक्सप्लेन किए। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेशन में बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आगे के चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज तक हम यहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताना कमेंट सेशन में कैसा लगा आज का सेशन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जल्दी से लाइक करो। कमेंट सेक्शन में बताओ जो जो मैंने पूछा है कि जो हमारा मेन डीएनए एंजाइम जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, एंजाइम किसे बोलते हैं, ठीक है। वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार रिव्यू दे दो अच्छे से, ठीक है। तो मुझे भी लगेगा कि जो मैंने मेहनत की है वो वेस्ट नहीं गई। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हम कल के सेशन में फिर मिलेंगे।